हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लाया हूँ। आज हम लोग युद्ध के कानून के ऊपर बात करेंगे, लॉज ऑफ वारफेयर। अगर लॉज ऑफ वारफेयर की बात करें तो आपका 3 तरह का लॉज ऑफ वारफेयर है। एक आपका लैंड है, एक आपका सी है और एक आपका एरियल है। स्थल, समुद्री और एक आपका हवाई। इसमें आज हम लोग युद्ध के कानून में सबसे पहला हम लोग हवाई युद्ध की बात करेंगे, मतलब एरियल की आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी उड़ता हुआ जहाज या फाइटर जेट या फिर उड़ता हुआ कोई भी मिसाइल, उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई 2 देश युद्ध में आता है तो ऑन डैट केस हवाई मार्ग से वो कब युद्ध कर सकता है और किस प्रकार का युद्ध कर सकता है और किस तरीके के नियम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होते हैं। सारे देश जो कानूनों को मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से। वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप किस कॉलेज से ये वीडियो को देख रहे हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, ये मैं स्पेशली ये नोट्स इसलिए लाता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो नोट्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भूमिका से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं पढ़ते जाता हूँ, जो स्टूडेंट लिखते हैं वो लिखते जाए अपने कॉपी में। पॉइंट्स ज़रूर लिखना जिससे एग्ज़ामिनेशंस में लिखने में कोई तकलीफ़ ना हो किसी को, और एग्ज़ामिनेशन के समय 2-3 बार वीडियोस देख लेना, आसानी से जो है सो टॉपिक लिखा जाएगा। चलिए बात करें इंट्रोडक्शन भूमिका की। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत स्थल और जल युद्धों के नियमों की ही प्रधानता थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ही युद्धों का स्वरूप बदल गया। हवाई युद्ध का विकास हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण बड़े बड़े और शक्तिशाली हवाई जहाज, अणुबम, उड़ने वाले बम, रॉकेट, मिसाइल आदि बनाए गए, जिनके कारण परंपरागत युद्ध के नियम बेकार सिद्ध हुआ। हवाई युद्धों के कारण योद्धा और अयोद्धा के बीच का अंतर समाप्त हो गया। साधारण नागरिकों की तटस्थ भी समाप्त हो गई। समय समय पर हवाई युद्ध के संबंध में कुछ निश्चित कानूनों का निर्माण करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। ठीक है, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ही जो है बहुत सारे एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स बना दिए गए थे और आपके बहुत सारे ऐसे रॉकेट, मिसाइल्स थे जिसके कारण जो है सो जो परंपरागत पहले सैनिक टू सैनिक युद्ध होता था, वो युद्ध जो था वो उसका लिबास जो है वो परिवर्तित हो गया था। अब सैनिक यहाँ है, मान लीजिए ये देश जो है सो फाइटर जेट लेकर के आया और सैनिक अड्डे पे गिरा दिया। यहाँ पर सैनिक लड़ने के लिए तैयार है, सब सैनिक ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके का अब परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस। जब भी देखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जब भी हवाई युद्ध की बात आएगी, एरियल वारफेयर की बात आएगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस 1874 का। ठीक है, ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस 1874। ठीक है, रूस के सम्राट की प्रेरणा से 1874 ईस्वी में ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन बुलाया गया,
इसके अंतर्गत हवाई युद्ध के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाए गए। पहला, खुले और आरक्षित नगरों, बस्तियों और गांवों पर हवाई बम की वर्षा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या बनाया कि जो भी बस्ती है, जो भी गांव है, जहां जनता रह रही है, वहां पर कभी भी बम नहीं गिराना है, हवाई बम गिराना ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला नियम। दूसरा, इसके अतिरिक्त अस्पताल, धर्म, विज्ञान और कला संबंधी इमारतों को हवाई बम वर्षा का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्या हवाई बम जो है सो कभी इस पर निशाना नहीं बनाएगी, ना अस्पताल को, ना धर्म को, ना विज्ञान को, ना कला को। ठीक है, किसी भी स्थिति में नहीं बना सकती है। ठीक है, ये ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस 1874 में जो है इस पर नियम बनाए गए हवाई हमले पर। यह आपका पहला हुआ। आई होप समझ में आ रहा हो। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया हूँ ताकि आप लोग सारे स्टूडेंट्स को 2-3 बार सुन लेंगे वीडियोस, आराम से एग्जामिनेशंस में लिख देंगे। नेक्स्ट आपका हेग सम्मेलन, हेग कॉन्फ्रेंस 1899 एंड 1907। 1899 ईस्वी में हेग सम्मेलन में ब्रुसेल्स सम्मेलन में निर्धारित नियमों पर पुनः विश्वास व्यक्त किया गया और कहा गया कि असुरक्षित गांवों तथा नगरों पर बम गिराना वर्जित है। ठीक है, इस पर बम जो है सो गिराना वर्जित है। 1907 ईस्वी के हेग सम्मेलन में कहा गया कि 5 वर्ष तक गुब्बारों या हवाई जहाज़ों से विस्फोटक तथा बम नहीं गिराए जाए। तटस्थ राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह अपने आकाश में हवाई युद्धों को ना होने दे। ठीक है, ये आपका 1899 और 1907 में जो हेग सम्मेलन हुआ था उसमें एरियल पर ये बातें हुई थी। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्था मैड्रिड, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैड्रिड 1911। इस संस्था में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि हवाई युद्ध को मान्यता दी जाती है अगर यह शांतिपूर्वक निवास करने वाली जनता तथा उनकी संपत्ति को स्थल और जल युद्धों से अधिक हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया कि हवाई जो आपका युद्ध है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें इसका जो विनाश करने की जो शक्ति है वो आपका जल और स्थल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल और स्थल से ज़्यादा इससे विनाश नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्वक निवास करने वाली जनता और उसकी संपत्ति को तो बिल्कुल भी हानि नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट आता है हमारा द नेचर ऑफ एरियल वारफेयर एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध और हवाई युद्ध का स्वरूप। प्रथम विश्व युद्ध में सभी लड़ाकू राज्यों ने वायुसेना का खुलकर प्रयोग किया। उन लोगों ने सैनिक अड्डा पर ही नहीं बल्कि नागरिकों पर भी बम गिराए, जिसके कारण हवाई युद्ध संबंधी पुराने नियम बेकार हो गए। योद्धा और अयोद्धा के बीच का अंतर समाप्त हो गया। इस समस्या के समाधान हेतु विश्व के महान नेताओं ने एक सम्मेलन बुलाना आवश्यक समझा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो है सो नियम जो है सो बहुत तोड़े गए थे। आज भी देख लीजिए, जितने बड़े बड़े देश हैं जो भी सम्मेलन करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, नियम बनाते हैं, अधिकांश में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा उन नियमों को तोड़ा जाता है बड़े देशों के द्वारा। बड़े देशों के द्वारा उस नियम को तोड़ा जाता है और वो बड़े देश जो है सो प्रेशर बनाते हैं छोटे छोटे राष्ट्रों पर। ठीक है, छोटे छोटे राष्ट्रों पर प्रेशर बनाते कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, बहुत नियमों को तोड़ते हैं बड़े बड़े राष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाशिंगटन सम्मेलन 1922 का। प्रथम विश्व युद्ध में हवाई युद्धों के नियमों में कमी और अपूर्णता का स्पष्टीकरण हुआ। उसे दूर करने के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में
1922 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अस्त्र शस्त्र को सीमित करना था। इस सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इटली ने भाग लिया। हवाई युद्ध की समस्याओं पर विचार करने के लिए उस सम्मेलन में एक विधि वेत्ता आयोग की समिति बना दी गई, मतलब एक कमेटी बनाया गया जिसमें सारे लॉ के थे। ठीक है, विधि वेत्ता आयोग की समिति बना दी गई। उसमें 1923 ईस्वी में एक मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, मतलब ये जो कमेटी बनाया था मेंबर्स का, उसने जो है सो 1923 में एक आपका मसौदा तैयार करके रखा। हेग एरियल वॉरफेयर रूल्स, हेग हवाई युद्ध नियम 1923। ठीक है, विधि वेत्ता आयोग ने 1923 ईस्वी में जो हवाई युद्ध संबंधी एक मसौदा तैयार किया था वह हेग हवाई युद्ध नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसको दिमाग में रखिएगा, हेग एरियल वॉरफेयर रूल्स। ठीक है, हेग एरियल वॉरफेयर रूल्स, ये आपका 1922 में कमेटी गठित हुई थी। ठीक है, और 1923 में इन लोगों ने रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, और इसका जो हुआ था तो ये इसी नाम से फेमस हो गया, हेग हवाई युद्ध नियम 1923। इस मसौदा के अंतर्गत हवाई युद्ध के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम तैयार किए गए। अब देखते हैं कौन कौन सा नियम तैयार हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1923 का। पहला, व्यक्तिगत हवाई जहाज़ों को आत्मरक्षा के लिए भी शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, प्राइवेट। ठीक है। सेकंड, धन प्राप्त करने के लिए हवाई युद्ध का सहारा नहीं लिया जा सकता है, मतलब किसी भी स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए आप नहीं ले सकते हैं। तीसरा, आम जनता को भयभीत करने, हानि पहुंचाने और उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए बम वर्षा नहीं की जा सकती है। फोर्थ, बम वर्षा केवल शत्रु के सैनिक ठिकानों, संचार साधनों और अन्य सैन्य सामग्री निर्मित करने वाले उद्योगों पर ही की जा सकती है। आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में अगर मैं ये पढ़ाता तो मैं बजते जो है सो रटवा देता, सारा एक एक पॉइंट याद करवाता, लेकिन यहाँ पर उस तरीके का माहौल नहीं मिलता है। ऑनलाइन में हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं और बोलते हैं कि 2-3 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि दिमाग में जो है सो मेन पॉइंट्स जो है, जीस्ट जो है पूरे टॉपिक का आपके दिमाग में रहे और एग्जामिनेशंस में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। पांचवा पॉइंट की बात करें तो स्थल सेना दूर स्थित नगरों, कस्बों और इमारतों पर बम वर्षा निषेध है। ठीक है। नेक्स्ट, स्थल सेनाओं के निकट स्थित ग्रामों, कस्बों और नगरों पर बम वर्षा तभी की जा सकती है जबकि स्थल सेना को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। स्थल सेना को आप आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की स्थल सेना को आगे बढ़ाने के लिए आप बम वर्षा कर सकते हैं। हवाई बम वर्षा सैनिक ठिकानों पर भी अवैध है। अगर ऐसा करने से असैनिक जनता पर अत्यधिक बम गिराने पड़ते हैं। ठीक है, अगर असैनिक जनता पर अगर क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बम गिराना पड़े ताकि सैनिक ठिकाने कुछ जो है वो बर्बाद हों, तो ऑन डैट केस वो वर्जित है, वो क्या कहते हैं नहीं गिराना चाहिए। नेक्स्ट, सार्वजनिक पूजा, धर्म, विज्ञान और परोपकार करने वाली संस्थाओं, इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों और शरणार्थियों के लिए बनाए गए अस्पतालों पर बम वर्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आज तक ताजमहल ये सब पर कभी किसी तरीके का कोई बम वर्षा नहीं हुआ। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, इस सब पर कोई बम वर्षा नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका, हवाई युद्ध पर तटस्थता और युद्ध के वे ही नियम लागू होते हैं जो स्थल और जल युद्ध के संबंध में है। नेक्स्ट, अगर किसी युद्धरत राज्य द्वारा इन नियमों को भंग किया जाए तो उससे मुआवजा लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पेनल्टी नहीं रखिएगा कोई भी लॉ में या कोई भी नियम कानून में,
जब तक आप पेनल्टी नहीं रखिएगा, दंड नहीं रखिएगा, तब तक जो है सो भय उस प्राणी में नहीं आएगा। तो पेनल्टी तो आपको रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जिनेवा प्रोटोकॉल 1925। इस प्रोटोकॉल में हवाई युद्ध में विषैले गैस और जीवाणु बम का प्रयोग विनिषेध कर दिया है, ठीक है। जिनेवा प्रोटोकॉल में अगर एरियल वारफेयर की बात की जाएगी तो इसमें आपका विषैले गैस और जीवाणु बम, ये इस चीज़ को कॉन्ट्राबैंड कर दिया गया, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड कर दिया गया मतलब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। या आप इससे जो है सो आप बाई एयर जो है वो विषैले गैस किसी देश पर नहीं डाल सकते, जीवाणु बम नहीं डाल सकते। नेक्स्ट आपका है डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932। 1932 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग ने असैनिक जनता पर हवाई आक्रमण को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, कि किसी भी स्थिति में आप जो है असैनिक जनता पर नहीं गिरा सकते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे असैनिक जनता पर भी, जनता देश को बर्बाद करने के लिए सैनिक जनता पर भी जो है सो बम गिराए गए। नेक्स्ट आपका आता है द लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की 19वीं सभा ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रस्ताव को दोहराया और घोषणा की कि आम जनता पर हवाई आक्रमण अवैध है। आक्रमण इतना सुनियोजित और पक्का होना चाहिए कि सैन्य ठिकानों के निकट के नगरों में निवास करने वाली जनता पर बम ना गिरे, ठीक है। मतलब एकदम परफेक्ट लोकेशन पे गिरना चाहिए ताकि सिर्फ सैनिक अड्डे बर्बाद हों, असैनिक जो है जनता उसको किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट द नेचर ऑफ एरियल वारफेयर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हवाई युद्ध का स्वरूप और तथा द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इसके प्रारंभिक काल में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने केवल सैनिक अड्डों पर बम वर्षा करने की घोषणा की, ठीक है। शुरू में तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्या बोला कि हम सिर्फ सैनिक अड्डों पर बम वर्षा करेंगे, लेकिन इस नियम का पालन कोई भी लड़ाकू राज्य नहीं किया। 23 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने वारसा में आंख मूंद कर बम वर्षा की। वारसा एक जगह है, ठीक है, जिसे अगर हम लोग सोवियत यूनियन का अगर मिलिट्री अलायंस बताएंगे तो वारशॉ पैक्ट के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। यही कहानी नॉर्वे, हॉलैंड, रोटरडैम और बेलग्रेड के आक्रमण में भी दोहराई गई, ठीक है। मतलब सिर्फ सैनिक अड्डे को नहीं, असैनिक अड्डा, जनता, ये सारे नियम कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग जो है सो अस्पताल, धार्मिक स्थल, सब जगह जो है सो बम गिरा रहे थे। बस चाह रहे थे कि किसी तरह बस तबाही हो जाए। महायुद्ध के इस चरण में हवाई युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों को पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। यह अमानवीय और अनैतिक युद्ध आगे चलकर और भी भयंकर रूप ले लिया। जबकि जर्मनी ने उड़ने वाले बम और अमेरिका ने अणुबम का प्रयोग किया। इन हथियारों के प्रयोग से लाखों की संख्या में निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए, जिसमें लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को आपका नागासाकी पर जो है वो बम गिराया अमेरिका, और उसके बाद जाकर के आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक बहुत बड़ी अवहेलना थी, ठीक है, क्योंकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून में कहा गया था कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। नेहरू ने कहा है कि अणुबम एक आतंककारी और विनाशक शस्त्र ही नहीं बल्कि बुराई की जीती जागती तस्वीर है। ये नेहरू का कोटेशन है। ये कोटेशन आप एरियल वारफेयर में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन
इनका भी कोटेशन ज़रूर लिखिएगा। ये अमेरिका की तरफ से जब बम गिरा दिए हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके बाद इनका जो है ये प्रेस रिलीज हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये कहा। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसके समर्थन में कहा है कि हमने इसका प्रयोग युद्ध की पीड़ा को कम करने के लिए किया है। हजारों अमेरिकी नौयुवकों के जीवन को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, ये भी कोटेशन लिखिएगा, ये भी कोटेशन लिखिएगा एरियल वारफेयर में। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज है। समझ लीजिएगा, 2-3 बार समझ लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में सब कुछ बैठेगा। लेकिन इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अणु बम का प्रयोग एक भयंकर अपराध है। ठीक है, क्योंकि आज भी जापान में जो है यहाँ पर अणु बम गिराया गया, वहाँ पर आज भी जो है सो कुछ जगहों पर अपंग बच्चे हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिनेवा कॉन्वेंशन 1949। जिनेवा अभिसमय 1949 में जिनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों के आधार बनाकर नए कानून बनाए गए। शक्तिशाली राष्ट्रों ने इसे स्वीकार किया और 21 अक्टूबर 1950 से इसे लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, वायलेंस ऑफ रूल्स बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में हवाई युद्ध के अनेक नियमों का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हवाई हमले सैनिक अड्डों पर किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने असैनिक क्षेत्रों, धार्मिक स्थल और अस्पतालों पर बम गिराए। ठीक है, दिसंबर 1971 में भारत पाक संघर्ष में भी पाकिस्तान ने हवाई युद्ध के लगभग सभी नियमों का उसी प्रकार उल्लंघन किया जिस प्रकार के दिसंबर 1965 में के युद्ध में किया था। और इसके साथ जो है जो आपका 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल वार हुआ था, वो जीता जागता एग्जाम्पल है एरियल वार फेयर का। ठीक है, और जो आपका रशिया जो है, जो आपका यूक्रेन पर अटैक किया है, ठीक है, वो भी जीता जागता एग्जाम्पल है एरियल वारफेयर का, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाई एयर ही काम हुआ है। इसके साथ आप देख लीजिए जो आपका अफ़गानिस्तान में हुआ था, अफ़गानिस्तान भी आपका एरियल वारफेयर का ये है। ठीक है, कि आतंकवादियों को जो है सो स्पॉट करके और वहाँ पर जो है सो डायरेक्ट बाई एयर उसको तबाह कर दिया जाता है। आजकल ड्रोन हो गए हैं, तो ड्रोन के लिए भी है, ड्रोन डायरेक्ट जा कर के वहाँ पर गिरता है ड्रोन बम, और वहाँ पर जो है सो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। 8 जून 1977 को अपनाए गए जिनेवा अभिसमय 1949 का अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के पीड़ितों के संरक्षण से संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या प्रोटोकॉल है? अनुच्छेद 42(1) के अनुसार संकट में हवाई जहाज से पैराशूट द्वारा नीचे उतरते समय किसी व्यक्ति को आक्रमण का लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा। मतलब पैराशूट से हवाई जहाज से कोई व्यक्ति नीचे उतर रहा है या पायलट नीचे उतर रहा है, तो ऐसा नहीं कि इधर से गोली मार करके उसको मार दिया जाए। सेकंड, 42(2) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शत्रु की भूमि पर आ जाए और उसका संबंध कोई युद्ध से नहीं हो तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो शत्रु की भूमि पर आ जाए और उसका संबंध युद्ध से हो ही नहीं तो उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। थर्ड, अनुच्छेद 42 का 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद से हवाई सेनाएं को संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जो हवाई सेना है वो संरक्षण प्राप्त नहीं है। कॉन्क्लूजन बात करते, निष्कर्ष। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध से या हवाई युद्ध में
काफ़ी प्रगति हुई। हवाई युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध का साधन बन गया है। इसने स्थल और समुद्री युद्ध के महत्व को कम कर दिया है। समय समय पर हवाई युद्ध संबंधी अनेक नियम बनाए गए हैं और बड़े बड़े राष्ट्रों ने उन्हें पालन करने की शपथ ली। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि हवाई युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन किया गया। जैसे जब भी जो है सो वार होता है तो आपका जितने नियम कानून है सब ताखा पर रख देता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान जो है भारत से लड़ने समय अगर वार के नियमों को ताखा पर रखा है तो भारत भी कुछ जगहों पर वार के नियमों को ताखा पर रखा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रखा होगा। ठीक है, इसलिए हवाई युद्ध संबंधी केवल नियम बना देना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि उसका पालन करना होगा। ठीक है, जब युद्ध में कोई राष्ट्र आ जाता है तो उसके बाद वो जो है सो अगले राष्ट्र को सिर्फ हराना चाहता है। किसी भी स्थिति में बस चाहता है कि मैं किसी भी स्थिति में इसको डिफेट करूं, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। ऑन डैट केस वो सारे नियम कानून को भूल जाता है ऑन डैट केस। नेक्स्ट, अतएव प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र या छोटे राज्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह हवाई युद्ध संबंधी नियमों का पालन कर युद्ध की विभीषिका को समाप्त करे और मानव समाज को नरसंहार से बचाए। आई होप नोट समझ में आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, किस कॉलेज से हो, कहाँ से हो। आई होप वीडियोस अच्छे लगे हों। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। मैं राजदेव गुप्ता, चाहोगे तो और भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूँगा नोट्स के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।